जय हिंद दोस्तों। ये जो क्वेश्चन हाईलाइट है इस वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है अभी रिसेंटली जो 2024 में यूपीएससी का मेंस का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी जो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं GS1 का। ऑलरेडी हमने GS1 में 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम 11वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पूछा गया है 15 मार्क्स का, और जिसमें आपको आंसर लिखना है कितने 250 वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो जैसे ही हमारा GS1 कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना GS2 का डिस्कशन। तो इस तरीके से अभी हम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिस्कशंस कर रहे हैं। अगर आपको प्रीलिम्स का करना है, ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए MCQ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अपलोडेड किए गए हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे आपको एशियंट हिस्ट्री का देखने को मिल जाएगा, मेडिवल हिस्ट्री का देखने को मिल जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का देखने को मिल जाएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमने प्रीवियस 27 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस किया है मेंस के प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस का मिल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस को भी हमने क्या किया है, टॉपिक वाइज ही डिस्कस किया है, तो दोनों सब्जेक्ट के देखने को मिल जाएंगे। जियोग्राफी और इस जियोग्राफी के भी शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। और जो इस साल 2024 में जो प्रीलिम्स के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको भी वो भी देखने को मिल जाएगा। उसको हमने डेली वन डे शॉर्ट्स में डिस्कस किया था। आज हम मेंस का अभी हम मेंस का डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है एशियंट हिस्ट्री से। तो देखिए जो GS1 का पेपर होता है ना, तो GS1 के पेपर में किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है, हिस्ट्री से पूछा जाता है, जियोग्राफी से पूछा जाता है, और आपको आर्ट एंड कल्चर से देखने को मिल जाएगा, आर्ट एंड कल्चर। और उसके बाद आपको हिस्ट्री में एशियंट मेडिवल से मॉडर्न से देखने को मिल जाएगा, आर्ट एंड कल्चर से जियोग्राफी से देखने को मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया आप इसको दो सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हो, पहला एशियंट हिस्ट्री से और दूसरा आप इसको कर सकते हो आर्ट एंड कल्चर से। अब देखिए आर्ट एंड कल्चर से और एशियंट हिस्ट्री से कैसे रिलेट होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पूछा गया है चोला डायनेस्टी के टाइम पीरियड के बारे में, कि चोला डायनेस्टी के टाइम पे जो उनकी वास्तुकला थी, यानी कि जो उनका आर्ट एंड जो आर्किटेक्चर्स था, उन्होंने एक विशेष तरीके की क्या है उपलब्धियां प्राप्त कर रखी थी। तो जो आज भी उन्हें गौरव से याद किया जाता है उस पर आपको क्या करना था, कमेंट करना था। ये चीज आपको क्लास 6 की NCERT जब आप रीड करोगे तो क्लास 6 की NCERT पूरी बेस है किस पे, एशियंट हिस्ट्री पे। तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं इसके लिए क्या मिल जाएगा, एक बेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करते हैं उसमें तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो जब आपने दोनों बुक को, अगर आपको मतलब स्टैंडर्ड बुक के साइड मूव होने से पहले आपको क्या करना है, क्लास पहले जो 6 NCERT बुक है वो आपको कंप्लीट करना है। एक चीज और याद रखिएगा, जैसे जब आप NCERT रीड करेंगे, हिस्ट्री की बता देता हूँ, क्लास 6 में आपको एशियंट हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, क्लास 7th में आपको मेडिवल हिस्ट्री देखने को मिलेगा, और क्लास 8th की जब आप हिस्ट्री रीड करोगे तो इसमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि मेडिवल के बाद मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा। क्लास 9 जब आप रीड करोगे इसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, और क्लास 10th जब आप डिस्कस करोगे तो उसमें आपको दोनों की कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, NCERT कंप्लीट करनी होगी, जिससे आपका बेस पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो ग्रेट चोला डायनेस्टी था उनके टाइम पे जो भी आर्ट एंड कल्चर थे, यानी कि जो अचीवमेंट थे उनके आर्ट एंड कल्चर की, उनको आज भी क्या है गर्व से याद किया जाता है। इस पे आपको कमेंट करके बताना था। तो यहाँ पे मैं अपने कुछ पॉइंट्स रखूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इस पॉइंट्स के अलावा भी और कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, आप अपने पॉइंट्स को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको मेरे आंसर को मार्क्स देना है आप बिल्कुल मेरे आंसर को मार्क्स दे सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो आंसर डिस्कशन है वो होती रहेगी। तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। मेन रीज़न ये है कि जब मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपको PDF चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको ये ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन के लिए है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वेश्चन भी मेंशन कर देता हूँ। चलिए देखिए आंसर की बात करते हैं। अगर हम चोला डायनेस्टी की बात करते हैं ना, तो साउथ इंडिया में एक टाइम पे वो काफी ज्यादा क्या थी, पावरफुल डायनेस्टी थी। तो
उनके वो जितने ज़्यादा पावरफुल थे ना, तो उन्होंने क्या कर रखा था, अपनी ताकत के साथ साथ, पावरफुल के साथ साथ उन्होंने अपने आर्ट और कल्चर में भी क्या कर रखा था, बहुत से महारतें हासिल कर रखी थी। तो जिसकी वजह से आज भी उन्हें क्या किया जाता है ना, तो उनको देख करके, उनको याद करके प्राउड फील किया जाता है। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन था आर्ट एंड कल्चर के अंदर, एक काफ़ी ज़्यादा क्या था, रिवॉल्यूशनरी टाइप का उनका कंट्रीब्यूशन रहा था, यानी कि एकदम क्रांतिकारी टाइप में क्या था उनका रिवॉल्यूशन, मतलब जो क्रांतिकारी टाइप में उनका क्या था, कंट्रीब्यूट रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर तो उनके द्वारा क्या था कि अगर हम चोला डायनेस्टी की बात करें तो बहुत से टेम्पल उनके द्वारा कंस्ट्रक्ट कराए गए थे, जो आपको साउथ इंडिया में देखने को मिल जाएगा। सिर्फ टेम्पल के साथ साथ उनके द्वारा क्या है, जो ब्रॉन्ज है, उनकी जो मूर्ति है यानी कि स्कल्पचर्स है, वो भी डेवलप कराए गए थे। आगे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे नटराज का देखने को मिल जाएगा, टेम्पल्स का अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। तो उनमें उन्होंने क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या कर रखी थी, अपनी एक अलग से ही अपनी एक पोजीशन बना के रखी थी, जिसकी वजह से आज भी हम उनको क्या करते हैं, याद करते हैं। मतलब देखिए, आगे के पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो आज के टाइम में देखिए, चोला डायनेस्टी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन उनकी जो कल्चर थे, उनकी जो आर्किटेक्चर था, वो इतना बेहतरीन था कि आज भी उन्हें क्या है, इतिहास के पन्नों में क्या रखा जाता है, जिंदा रखा गया। आज भी वो इतिहास के पन्नों में क्या है, हमें जिंदा नजर आएंगे। तो उसी पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो वही डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो फिर देखिए, अगला पॉइंट की बात करते हैं। तो जो चोला डायनेस्टी थी, उनके टाइम पे जो उनका आर्किटेक्चर्स था, वो उसका एक जो बेहतरीन बेस्ट ऑफ एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, वो क्या देखने को मिलेगा, जो तंजावुर के जो बृहदीश्वर टेम्पल है, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो किसके द्वारा बनाया गया था, राजा राजा चोला फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। तो वो अपने आप में ही क्या था, एक बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो। और उन्हीं के शासन काल के दौरान भी क्या, बहुत से जो मंदिर हैं, लार्ज बड़े बड़े मंदिर, मैसिव टेम्पल्स क्या थे, बनवाए गए थे, और जो कि डेडिकेटेड होते थे किसके लिए, भगवान शिव के लिए। तो सारे जो आर्किटेक्चर्स होते थे, सिंबल होते, वो भगवान के लिए डेडिकेटेड नहीं होते थे। कुछ जो होते थे आर्ट को भी डेडिकेटेड होते थे, जो किसके बारे में बताते थे, तो वहाँ की उनकी जो लाइफ स्किल है, इन सब के बारे में बताते थे। तो वो जो अगर हम डेडिकेटेड की बात करते, जो मैसिव टेम्पल्स थे, वो भगवान शिव के लिए थे। और स्टैंडर्ड ऑफ जो सिंबल्स होते थे, वो जो किसके लिए, तो आज भी जो चोलास डायनेस्टी था, उसको क्या करता, एक इतिहास में एक अलग ही स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है। फिर देखिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि उनके जो टेम्पल्स उनके द्वारा जो बनवाए जाते थे, बनवाए गए थे चोलास डायनेस्टी में, तो उनकी जो फीट होती थी, वो कितनी होती थी, 200 से ज़्यादा फीट ओवर होती थी। और उसमें जो क्या क्या यूज़ किया जाता था, ग्रेनाइट पत्थर का यूज़ किया जाता था, जो कि उस टाइम के लिए अपने आप में क्या था, एक इम्प्रेसिव जो आर्ट था, कल्चर था, वो आपको आर्किटेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिसकी वजह से उनकी जो पोजीशंस थी, उनकी जो डिज़ाइंस थे, आज भी उन्हें क्या है, एकदम इतने सटीकता और समर्पित रूप से ध्यान से रखा जाता था कि आज भी उनके डिज़ाइन को क्या है, भारत में सबसे महान, अगर हम अपने कंट्री में बात करते हैं, तो मूर्तिकला और चमत्कारियों में से एक माने जाते हैं। तो इस तरीके का उनका हमें आर्किटेक्चर और आर्ट हमें देखने को मिलता है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, तो उनके द्वारा जो टेम्पल्स बनवाए गए थे चोला डायनेस्टी, तो वो ज़्यादातर उसमें सिर्फ टेम्पल्स ही नहीं, आपको मेटल वर्क भी देखने को मिल जाएगा। इस स्पेशली तौर पे अगर हम ब्रॉन्ज की स्कल्पचर्स, ब्रॉन्ज की मूर्ति की बात करते हैं, एग्जाम्पल पे नटराज स्टैचू आपको देखने को मिल जाएगा। आज बेशक नटराज स्टैचू आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में बनाए जाते हैं, बट इसकी जो शुरुआत हमें जो पहला एविडेंस देखने को मिलता है, वो चोला डायनेस्टी में ही देखने को मिलता है, जिसमें भगवान शिव को एक क्या है, कॉस्मिक डांस के फॉर्म में दिखाया गया है। तो चोलास डायनेस्टी के फॉर्म के उस टाइम पे क्या आपको देखने को मिल जाएगा, ब्रॉन्ज के स्टैचूज भी देखने को मिल जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस को ही सिंबलाइज नहीं करते थे, वो अपने आप को क्या करता है, एक मास्टरपीस ऑफ आर्ट को भी क्या करता है, डेडिकेट करने का काम, मतलब उसके बारे में डिटेलिंग बताने का काम करता है। जैसे उनकी जो लाइफ लाइक एक्सप्रेशंस था, वो किस तरीके से था, उनकी जो मूर्ति कला थी, नटराज की बात करते हैं, तो आज पूरा क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या है, उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो वो अपने आप में क्या है, चोला की जो आर्टिस्ट स्किल है, उसको वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करने का काम करता है। फिर देखिए, आज का जो मतलब आंसर का जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपको डायग्राम भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने लगा दिया, आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे कि किस तरीके से आर्किटेक्चर्स उनके द्वारा बनाए जाते थे। आर्ट एंड कल्चर आपको देखने को, आर्ट देखने को मिल जाएगा, कल्चर तो
बाद में डिस्कस करेंगे अगर क्वेश्चन में होगा, लेकिन अभी आर्किटेक्चर और आर्ट करें पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम चोला डायनेस्टी की बात करते तो वो आज के टाइम पे तो नहीं हमें देखने को मिलता है, लेकिन उनकी जो आर्ट एंड कल्चर थे, उनकी जो मैग्निफिसेंट अचीवमेंट थी, वो आज भी क्या है हिस्ट्री में हमें देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम क्या करते हैं, एक प्राउड फील करते हैं उनके आर्ट, उनके कल्चर को और उनके आर्किटेक्चर्स को देख करके। तो आज के इंडिया के जो रिच कल्चर्स हेरिटेज में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, उनकी ग्रेट प्राइड आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो चोला डायनेस्टी थी तो उनकी जो मूर्तियां थी भारत के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के सिंबलाइज्ड के रूप में भी देखा जाता है, जिससे हम आज भी क्या है एकदम गर्व से उनको याद करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से ये कुछ आंसर थे, कुछ पॉइंट्स थे। आपको लगता है कि इस आंसर में कुछ कमी है और पॉइंट्स होने चाहिए थे, आप वो पॉइंट्स को बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो आप वीडियो को सपोर्ट प्रोवाइड कराएं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, आपने अपना टाइम निकाल के 10-15 मिनट निकाल के वीडियो को अगर देखा है तो उसके लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 12th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।